अभी देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आयोनिक इक्विलिब्रिया इस चैप्टर में हम लोग ने देखा था आयोनाइजेशन प्रोसेस को। तो जो आयोनाइजेशन प्रोसेस था ये क्या था कि कोई भी, चाहे वो एसिड हो चाहे वो कोई भी अपना बेस हो, ठीक है, ये चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, जब किसी भी वाटर के अंदर हम इसे डालते हैं तो ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होता है, क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है, ठीक है। अगर मान लो NaOH है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और OH- आयन में, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेशन ऑफ आयंस के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। कि मतलब कोई भी यार एलिमेंट जो है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितने अमाउंट तक डिसोसिएट हो सकता है एंड फॉर्म कर सकता है आयन को, ठीक है, इसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। मोस्टली जो आयंस होते हैं ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बन जाता है अनायन यानी माइनस चार्ज, और अगर कोई भी लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाता है कटायन यानी कि प्लस चार्ज, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना है अच्छे से। ये कब होता है गेनिंग और लॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये जब डिसोसिएशन हो रहा होता है, जब हम कोई भी चीज को लिक्विड के अंदर डाल देते हैं तभी ये डिसोसिएशन के टाइम पे गेनिंग एंड लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस अभी हमको देखना है। तो ये आयोनाइज, अब यहाँ पे आपके वहां पे बहुत सारी थियरी लिखी है, उस थियरी को मैंने एक ऐसा एकदम अच्छा सा चार्ट बना दिया है जिससे कि आपको एक झटके में सारी चीजें समझ जाएं। तो कोई भी एसिड हो या बेस हो, इनका जो आयोनाइजेशन होता है ये डिपेंड होता है डिसोसिएशन के एक्सटेंट में, यानी कि कोई भी एसिड कितना हद तक, कितने लिमिट तक डिसोसिएट हो सकता है, इसी के एक्सटेंट के ऊपर कोई भी एसिड और कोई भी बेस क्या होता है, क्लासिफाई होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी एसिड है वो क्लासिफाई होता है 2 टाइप में, और कोई भी बेस हो ये 2 टाइप में क्लासिफाई होता है, ठीक है, ये अच्छी बात है, आपने ऐसा मान लिया, ओके। तो ठीक है, तो कितने टाइप में क्लासिफाई होगा, 2 टाइप में। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। मैंने इतना यहाँ पे अच्छे से चार्ट बनाया है, चार्ट को आप लोग ही बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है ये क्या होता है इसके बारे में समझो। स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे भी हमने इसके पहले पढ़ा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम इसे डालते हैं तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक एक छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl मॉलिक्यूल जब भी हम इसे वाटर में डालेंगे H2O में तो ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होगा H+ आयन और Cl- में, कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। तो ये हो गया इसका रिएक्शन, याद रखना। वीक एसिड जो होता है ये बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, यानी पार्शियली डिसॉल्व होता है। और बेस्ट वीक एसिड का एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये डिसॉल्व होता है CH3COO- आयन और H+ आयन में, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों रिएक्शन भी याद कर लो और यहाँ पे 2 टाइप के एसिड। फिर आते हैं बेस में, जो अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस सबसे अच्छा NaOH होता है और ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जो स्ट्रॉन्ग वाली चीजें हैं ये कंप्लीटली डिसॉल्व होती हैं किसी भी लिक्विड मटेरियल के अंदर या एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर या स्मॉल जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर ज्यादा हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन लाइक, ओके। सो NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कंप्लीटली Na+ और OH- में डिसॉल्व होता है। बट वीक बेस कौन सा है, NH4OH, ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ये NH4+ और OH- में डिसॉल्व होता है बट पार्शियली डिसॉल्व होता है, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि वीक है ना। अगर कोई भी पूरा का पूरा किसी भी एलिमेंट यहाँ पे डिसॉल्व हो गया सारा का सारा, तो अगर वो एसिड था तो वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर वो बेस था तो वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर कोई भी चीज पार्शियली डिसॉल्व हुई है यानी कि पूरा डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, अगर 100% कोई भी चीज थी तो ओनली 50% डिसॉल्व हुआ और 50% वैसे का वैसा ही है, तो हम कहेंगे कि वो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि क्लासिफाई होता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन में, कि कितना भाई डिसोसिएट हो रहा है, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग और वीक बनते हैं, ठीक है। इन चीजों को आपको अच्छे से समझ के रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर, वैसे भी हम लोग ने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है,
कहाँ पढ़ा है? हमने अर्हेनियस थियरी में पढ़ा था, हमने लेविस थियरी में पढ़ा था, तो हमने सारी चीजें ऑलरेडी इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ी है कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है। बस इतना से याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो होता है एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है बेस। इस चीज को अच्छे से याद कर लो। चलिए फिर अभी हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, और ये चीज को आपको याद करना है। इस चीज को अगर आप समझ लोगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत चिंदी कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है, ठीक है, इसे याद कर लो। नाउ तो अभी हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग हमेशा के से दिखाते हैं। अगर एसिड के लिए होगा तो के, अगर बेस के लिए होगा तो के बी, ऐसा हम लोग दिखाते हैं। मोस्टली के से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे किसका देखना है? अपने को वीक एसिड का देखना है और वीक बेसिस का देखना है। पहले हम लोग वीक एसिड का देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपने वीक बेसिस को, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कर लो ऐसा आप लोग कि जो आपके सामने एक HA है, HA ये क्या है? आपका एकदम स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, क्योंकि हम लोग वीक एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो वीक एसिड है अपना HA। आपकी टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, उसने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो आपको अगर अच्छे से समझना है तो इसे आप अच्छे से समझ लो सारी चीजों को, ठीक है। के क्या है? ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट? ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। एसिड के लिए के याद रखना अच्छे से, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है के। और जो HA है, ये HA क्या है? वीक एसिड के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है। जब ये HA को हम लोग किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे, किसमें डालेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो ये डिसॉल्व होगा बिकॉज ये अभी वीक एसिड है, ठीक है। तो देखो अच्छे से, मान लो ये आपके सामने एक यहाँ पे बीकर है और यहाँ पे आपने यहाँ पे H को और A को डाला, ठीक है। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो H होता है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज पोसेस करता है, और ये पूरा HA क्या है? एसिड है। इसका मतलब क्या रहेगा? A क्या रहेगा? माइनस रहेगा। Why? बिकॉज अगर HCl है तो H क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज पोसेस करता है, और जो Cl है तो मतलब ये क्या करेगा? माइनस चार्ज पोसेस करेगा। और पॉजिटिव निगेटिव ही कंबाइन होकर क्या बनते हैं? अपना एसिड बनाते हैं, HCl। आयोनाइजेशन इनका होता है, आयोनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। समझा कि नहीं अच्छे से? तो एक प्लस और एक माइनस तो रहना फिक्स है। तो हमेशा H वाला क्या होता है? हमेशा प्लस होता है, यानी कि Cl वाला माइनस होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? A क्या होगा? माइनस होगा। तो जब इसके अंदर यहाँ पे डिसोशिएट होगा तो ये एक बन जाएगा H प्लस और ये बन जाएगा A माइनस, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ पे डिसोशिएट हो गया, एक बन गया अपना यहाँ पे एकदम अच्छा सा प्यारा सा HA डिसोशिएट हो गया किसमें? H प्लस में और A माइनस में डिसोशिएट हो गया। अब हम लोग को पता है कि जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम लोग? इसे प्रोडक्ट कहते हैं। और जो ये वाला एरिया है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और कभी भी अगर मैं कहूं कि मान लो एक A मॉलिक्यूल है, मुझे इसका कंसंट्रेशन बताओ कितना होगा, तो जो कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके अंदर A मॉलिक्यूल को लिख देंगे। कुछ ऐसे कंसंट्रेशन लिखा जाता है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है ना, 11th में हमने पढ़ा था ये एक फॉर्मूला जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था डायरेक्ट। क्या पढ़ा था? कि किसी भी, चाहे वो एसिड का कांस्टेंट हो डिसोसिएशन और चाहे वो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो, वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर क्या रहेगा? प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको इसे याद करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहाँ पे देख लो अच्छे से, प्रोडक्ट में कौन कौन है? यहाँ पे H प्लस और A माइनस है। देखो H प्लस का कंसंट्रेशन और A माइनस का कंसंट्रेशन, कभी ब्रैकेट दिखा मतलब वो कंसंट्रेशन बता रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे टोटल, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया टोटल, और यही हो गया अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। आपको समझा होगा कैसे आया ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया है। चलिए फिर अभी हम लोग यहाँ पे एक और अच्छे से थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। किसी भी चीज का कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, जो कंसंट्रेशन होता है ये फॉर्मूला होता है मोल पर वॉल्यूम। क्या होता है? मोल पर वॉल्यूम, यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मोल गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन में, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल डिसॉल्व हुआ, यही होता है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है। मोस्टली जो कंसंट्रेशन की यूनिट है, तो मोल की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे मोल की यूनिट क्या होगी? MOL होगी मोल। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? DM क्यूब। तो अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? DM क्यूब, ठीक है। इस चीज को कोई ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, मोल पर DM क्यूब, ठीक है, या फिर मोल
यहाँ पे और dm माइनस क्यू ऐसा भी लिखते हैं। तो ये कभी भी ऐसा कोई भी यूनिट वाला अगर गिवन डेटा न्यूमेरिकल में दिखा तो समझ लेना कि ये क्या है, अपना कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मोल पर वॉल्यूम होता है, इसे आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो आपको अभी ये समझ चुका है कि कैसे आपका यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को मिल गया। एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं और अच्छे से इस चीज को। देखो अभी सिमिलरली हम बेस के लिए भी देख लेते हैं। तो बेस को मैंने कंसीडर किया कि जो BOH है ये क्या है, बेस, लाइक NaOH। तो अगर जब ये डिसोसिएट होता है तो Na प्लस और OH माइनस बनता है। ठीक है, OH हमेशा माइनस पसेस करता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, B प्लस रहेगा और OH माइनस रहेगा। आपको सिंपली समझ गया होगा। तो ये क्या है अपना यहाँ पे वीक बेस है। और Kb हमने कंसीडर किया कि ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे Ka क्या था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट था, वैसे ही हमने इसे भी कंसीडर किया। हमने इसका भी रिएक्शन यहाँ पे देखो डिसॉल्व किया, किसके अंदर, हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो B प्लस मिला और OH माइनस मिल गया। फिर सिमिलर वे में हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपके ऊपर है। तो टोटल कंसंट्रेशन क्या मिला प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट अपना ये होता है। तो कंसंट्रेशन, पहले B का कंसंट्रेशन क्या होगा, B प्लस ऐसा होता है, ये हो गया B का कंसंट्रेशन, और OH माइनस ये हो गया अपना किसका कंसंट्रेशन, OH का। ब्रैकेट लगा मतलब वो कंसंट्रेशन है, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये BOH आ जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये हो गया अपना डिनोमिनेटर के लिए। तो मिल गया अपने को Kb। ठीक है, तो ये भी अपने को मिल गया, यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मिल गया। वहां पे अपने को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मिला था। कोई डिफरेंस नहीं है, वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। इतनी चिंदी सी बात है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ चुकी है। ठीक है, ऐसे होता है एसिड डिसोसिएशन और बेस डिसोसिएशन की बातें। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इनके ऊपर, डोंट वरी, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एनी रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा भी आप बोल सकते हो। जो यहाँ लिखा है उसी को आप वर्ड के फॉर्म में बोल दो, वही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ऐसा 11th में हमने देखा था। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 11th की बात, जिससे आपको 11th ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट देखेंगे अपना ऑस्टवेल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में। और ये लॉ बहुत चिंदी लॉ है, जो भी अब तक हमने पढ़ा है वही चीज है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना चिंदी है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, दोनों चीजें अभी हम अच्छे से देखते हैं। इतना आसान है और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा अपना दिमाग फोकस करके रखना। ठीक है, ऑस्टवेल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोस्टली अर्हेनियस थ्योरी जो थी उसके ऊपर इन्होंने सारा का सारा अपना चीज दिया है। आपको ये थ्योरी, इनको इस चीज को समझने के लिए आपको अर्हेनियस थ्योरी नहीं आएगी तो भी चलेगा। अर्हेनियस थ्योरी क्या बताता था, एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन्स का डोनेशन और गेन ऑफ प्रोटॉन, यही चीज बताया था, और बाकी कोई चीज है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पेयर थी, यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी एसिड बेस में, लेविस में, फिर ऐसी सारी चीजें हमने देखी थी पहले वाले पार्ट। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे वीक बेस के बारे में, वीक एसिड के बारे में। ठीक है, तो वीक एसिड यहाँ पे दिया है, वीक एसिड के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। वही चीज फिर से आगे की चीजें ऐड होगी, आप ध्यान से देखना। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने डायरेक्ट यहाँ पे आपको पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए फिर भी समझते हैं। तो सपोज मान लो कि HA क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अभी वीक एसिड है तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की इतना पूरा का पूरा डिसॉल्व तो नहीं होने वाला। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व हो जाता है तो क्या वीक एसिड डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। तो मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने और आपने HA मॉलिक्यूल इसके अंदर डिसॉल्व कराया। ठीक है, तो कुछ तो अमाउंट होगा HA का जो डिसॉल्व नहीं होगा, और कुछ अमाउंट होगा जो H प्लस और A माइनस में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि HA जो होगा ये क्या होगा, पार्शियली डिसॉल्व होगा इन दी सॉल्यूशन, और H प्लस भी और A माइनस भी क्या होगा, ये पार्शियली फॉर्म होगा इन दी सॉल्यूशन। भाई जब HA प्लस पार्शियली डिसॉल्व हो रहा है और डिसॉल्व होने के बाद H प्लस और A माइनस ही बनता है, तो इसका मतलब H प्लस भी और A माइनस भी हाफ ही बना। पार्शियली मतलब पूरा ना बनना, हाफ बनना। ठीक है, कोई भी चीज क्रिएट होती है पार्शियली का मतलब होता है हाफ ही क्रिएट हुई, कंप्लीटली ना हुआ हो।
तो अगर मान लो 100% HA डिसॉल्व हुआ था, मतलब अपने पास अवेलेबल है, तो 100% में से मान लो 50% डिसॉल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि HA 50% डिसॉल्व हुआ और H प्लस और A माइनस 50% ही फॉर्म हुआ है। समझा कि नहीं अच्छे से? तो यही चीज आपको समझनी है, ठीक है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो HA है वही चीज अभी लिखी है यहाँ पे, ये पार्शियली डिसोशिएट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, और जो HA प्लस है, A माइनस है, ये पार्शियली फॉर्म होते हैं सॉल्यूशन में। भाई जब HA प्लस पार्शियली डिसॉल्व होगा तो H प्लस और A माइनस HA से ही बनते हैं, तो ये भी पार्शियली ही फॉर्म होंगे ना, फॉर्म मतलब क्रिएट होना, ठीक है। तो ये बातें समझ के रखनी है। तो आपके सामने एक रिएक्शन है HA प्लस HA है, ये फॉर्म करेगा H प्लस और A माइनस, बट पार्शियली। कैसा? पार्शियली, यानी कि पूरा नहीं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, हम लोग यहाँ पे वीक एसिड की बात कर रहे हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फिर क्या होगा? तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka, ठीक है। और ये क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है अपना यहाँ पे H प्लस A माइनस, और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे HA, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ऊपर क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये अपने को मिल गया। समझा कि नहीं अच्छे से? इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब हम आगे इस्तेमाल करेंगे सारी चीजों को। अब हम मेन चीज समझेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। इस चीज को समझ लोगे ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा 2 चीजें ही बताई हैं, हम लोग अच्छे से यहाँ पे एकदम डीप में समझ लेते हैं इस चीज को। देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, मान लो कि आपके सामने यहाँ पे कोई भी, सपोज यहाँ पे एक कोई भी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आपने 1 मोल, कितना? 1 मोल, टोटल अमाउंट कितना? 1 मोल ऑफ HA, आपने 1 मोल ऑफ HA को इसके अंदर डिसॉल्व कराया। कितना डिसॉल्व कराया? 1 मोल, ठीक है। तो ये डिसॉल्व होने के बाद क्या बनेगा? H प्लस और A माइनस, बट पूरा डिसॉल्व होगा क्या? नहीं डिसॉल्व होगा। यानी 1 मोल में से पूरा का पूरा 1 मोल डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है? वीक एसिड है। क्या है ये? वीक एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो 1 मोल में से पूरा का पूरा 1 मोल पूरा डिसॉल्व हो जाता, बट ये अभी यहाँ पे क्या है? वीक एसिड, जो कि पार्शियली डिसॉल्व होता है, हमने अभी देखा है। वीक एसिड कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, तो क्या होगा? 1 में से कुछ ही पार्ट HA प्लस और A माइनस बने हैं, ये चीजें ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग में क्या है? इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में जो HA था वो कितना था? 1 मोल था, ठीक है। तो जब ये स्टार्टिंग में, इनिशियली जब डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो HA क्या था? 1 मोल, और तब फिर जब अगर अभी HA पूरा का पूरा 1 मोल है, तो इसका मतलब क्या है? H प्लस और A माइनस फॉर्म ही नहीं हुआ है, बिकॉज HA से ही H प्लस भी बन रहा है और HA से ही A माइनस बन रहा है। तो जब HA अभी पूरा का पूरा कंप्लीटली A है, यहाँ पे पूरा का पूरा 1 है, तो मतलब ये अभी तक कुछ फॉर्म ही नहीं हुए है। समझा कि नहीं अच्छे से अभी आपको? ठीक है। नाउ अभी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब डिसोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है या डिसोल्यूशन कंप्लीट होने के टाइम पे एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, उस टाइम पे मान लो, अब यही पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, मान लो ऐसा सपोज कर लो, ऐसा सपोज कर लो कि अल्फा अमाउंट, कितना? अल्फा अमाउंट H प्लस और A माइनस बन गया, ठीक है। यानी कि 1 मोल में से अल्फा अमाउंट ऑफ H प्लस डिसॉल्व हुआ और अल्फा अमाउंट ऑफ OH, यहाँ A है, A माइनस डिसॉल्व हुआ। समझा कि नहीं अच्छे से? ऐसा सपोज कर लो कि अपने पास 1 मोल ऑफ HA था, 1 मोल ऑफ HA था, समझ लो अच्छे से। स्टार्टिंग में अपने पास 1 मोल ऑफ HA था, उसमें से अल्फा अमाउंट ऑफ H प्लस बन गया और अल्फा अमाउंट ऑफ A माइनस बन गया। तो फिर भाई 1 मोल में यहाँ पे HA कितना बचा? तो 1 मोल में से अल्फा गया ना, तो अगर मैं 1 में से अल्फा माइनस कर दूंगा तो टोटल कितना बचा अपना HA? 1 माइनस अल्फा बचा। समझा कि नहीं अच्छे से? ये चीज को समझ लो अच्छे से फिर से। स्टार्टिंग में आपके पास 1 मोल ऑफ टोटल अपने पास HA था, मान लो। जब हमने वाटर में इसे डाला, ये स्टार्ट हुआ डिसॉल्व होना। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई, उस टाइम पे हमने देखा कि HA में से टोटल अल्फा अमाउंट ऑफ H प्लस बना और अल्फा अमाउंट ऑफ A माइनस बन गया, ठीक है। टोटल अल्फा चला गया अपना, टोटल प्रोडक्ट साइड कितना आ गया? रिएक्टेंट साइड से टोटल अल्फा अमाउंट आ गया। समझा कि नहीं अच्छे से? तो मतलब टोटल इनिशियली कितना था? 1 था, और जब अल्फा चला गया तो माइनस कर दूंगा 1 में से, तो टोटल HA बन जाएगा। ये टोटल HA अमाउंट बचेगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे देखो, अल्फा जब चला गया टोटल,
ठीक है, इस वन में से टोटल अल्फा गायब हो गया तो कितना बचेगा अब 1 माइनस अल्फा बचेगा HA। समझा कि नहीं अच्छे से ये चीजें? जब भाई 1 में से अल्फा चला गया टोटल किस साइड, प्रोडक्ट साइड, टोटल भाई गया तो अल्फा ही है ना टोटल। समझा कि नहीं अच्छे से? HA की तरफ से, तो HA की तरफ से जब अल्फा टोटल चला गया तो HA की तरफ पहले स्टार्टिंग में 1 था, तो 1 में से ही अल्फा गया होगा ना, जो भी डिसॉल्व हुआ वो 1 मोल से ही डिसॉल्व हुआ है। तो अभी कितना बचा 1 माइनस अल्फा बच गया। समझा कि नहीं अच्छे से? जब अल्फा डिसॉल्व हो गए तब। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे आपको समझ चुका है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितने मोल बचे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो अपना रिएक्टेंट था वो 1 माइनस अल्फा बचा, और प्रोडक्ट साइड में अल्फा और अल्फा जो भी यहाँ पे थे वो इतने बच गए। समझा कि नहीं अच्छे से? अब हम लोग को एक चीज पता है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये चीजें समझना। तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल कितना है बचा, 1 माइनस अल्फा बचा। इस साइड कितना बचा, अल्फा बचा। इस साइड कितना बचा, ओनली अल्फा बचा। ठीक है, इतना अपने पास रिमेनिंग है। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग कंसंट्रेशन भी निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल कितना है 1 माइनस अल्फा, तो मोल अपॉन टोटल गिवन वॉल्यूम। समझा कि नहीं? फिर ऐसे ही H प्लस का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, अल्फा अपॉन वॉल्यूम। फिर यहाँ पे A माइनस का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, अल्फा अपॉन वॉल्यूम। जितना भाई मोल है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे कितना है रिएक्टेंट साइड में, तो कंसंट्रेशन ऑफ HA कितना रहेगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। समझा कि नहीं? तो ये हो गया, कंसंट्रेशन भी आ गया। इतना चिंदी सा कंसेप्ट था। 1 से 2 बार वीडियो रिवाइज करके देख लो, यहीं से फिर से बैक कर करके आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा, कट टू कट अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले इनिशियली देखा जब भाई अपने पास यहाँ पे अल्फा HA कितना था, 1 था, और ये एक भी डिसॉल्व नहीं हुआ था। फिर इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि 1 में से अल्फा अल्फा डिसॉल्व हो गए, तो कितना बचा इस साइड, 1 में से अल्फा माइनस कर दूंगा, जितना आएगा उतना ही बचेगा HA। फिर कंसंट्रेशन देखा, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। मोल कितना बचा है अभी इक्विलिब्रियम के बाद, 1 माइनस अल्फा। यहाँ साइड कितना बचा, HA का मोल कितना है, अल्फा है। A माइनस कितना है, वो भी अल्फा है। तो अल्फा अपॉन टोटल गिवन वॉल्यूम, भाई जो यहाँ पे अपने पास कंटेनर है इसमें कुछ तो इसका वॉल्यूम रहा होगा ना, तो ये अपॉन वॉल्यूम हमने V से डिवाइड कर दिया।